हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। आज हम गेस्ट पेपर लेकर आए हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा MMPC 004। बीबीए कर रहे हो, बीकॉम या एमबीए एमकॉम, तो ये सब्जेक्ट आता है। और एमबीए वालों के लिए सब्जेक्ट कोड है MMPC 004। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करके जाने हैं, बाकी शॉर्ट नोट भी यहाँ से बन सकते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन पे आती हूँ, जो कि जर्नल के ऊपर है। वैसे तो आपने अकाउंट्स के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे, बीबीए में अकाउंट्स पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो काफ़ी सारे टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे जैसे आपने पढ़ रखे हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें किताब के नाम की, तो किताब का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। यहाँ पे मैनेजर्स के लिए यहाँ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। और क्या-क्या जो सब्जेक्ट्स हैं वो टॉपिक रहने वाले हैं, जैसे कि हर तरह की अकाउंटिंग यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। कौन-कौन से मेन-मेन हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अच्छे से पढ़ रखा है, उनको और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। बट जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, वैसे तो पढ़ ही रखा होगा, तभी आप मास्टर डिग्री में आए हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या आता है, जर्नल का आता है। इसके मीनिंग, एडवांटेजेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, एंड जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जर्नल एंट्री हम डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं। जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने जर्नल एंट्री को पढ़ा है, तो अक्सर हमने पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो है वही रिकॉर्ड की जाती है जो कि पैसों के टर्म में होती है, और जो पैसों के टर्म्स में नहीं होती उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सबसे पहला खाता जो बनता है, अकाउंट बनता है, वो जर्नल का ही बनता है। सबसे पहला अकाउंट ही यही है, पहला स्टेप ही यही है, क्योंकि जर्नल बनता है, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। तो ये सारी चीज़ें तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको पता ही होंगी। सो जर्नल फिर भी मैंने आपको रिवाइज कराया। सो सबसे पहला खाता जो बनता है वो जर्नल का बनता है। और जर्नल एक ऐसी किताब है, ऐसी बुक है, जो कि ओरिजिनल एंट्री की है, जिसके अंदर बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि पहली बार सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होती है खाते में, वो हमारी जर्नल में ही होती है। ये रिकॉर्ड करती है ट्रांजेक्शन को, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को अपनाती है। डेबिट और क्रेडिट रूल होते हैं कि कुछ एंट्री को डेबिट करना है, कुछ को हमें क्रेडिट करना है। इट प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल ऑफ ईच ट्रांजेक्शन विद नरेशन। और यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल देते हैं, कंप्लीट ट्रांजेक्शन की डिटेल दी जाती है, हर एक ट्रांजेक्शन की विद नरेशन। जैसे कि पैसा, जो हमने कोई माल खरीदा है तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है। सो सबसे पहले डेफिनेशन जो है, अकॉर्डिंग टू द कार्टर के अकॉर्डिंग भी एक डेफिनेशन है कि जर्नल एक ऐसी किताब है, ऐसी बुक है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन को खाते में रिकॉर्ड किया जाता है इन द ऑर्डर इन विच दे आर अकर। जैसे ही वो अकर होती है, उसको खाते में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलेगा, और ना ही हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगा सकते हैं कि हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कैसी है। सो ये सबसे पहला खाता है जिसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। सो सबसे पहले जर्नल के कुछ फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा है, हम जर्नल क्यों बनाते हैं? सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। जर्नल एंट्री हम इसीलिए पास करते हैं क्योंकि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज़ इन प्रॉपर ऑर्डर। एक प्रॉपर ऑर्डर में डेट के हिसाब से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ईच एंट्री इंक्लूड डिटेल विद एक्सप्लेनेशन। हर एक जो एंट्री होती है उसके अंदर डिटेल होती है कि माल खरीदा है या बेचा है या गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन यानी नरेशन में नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है। आपको इतना तो पता ही होगा कि पहले यहाँ पे डेबिट जो होता है, फिर देन क्रेडिट होता है, और उसके बाद यहाँ पे नरेशन होती है। इस प्रकार से ईजी रेफरेंस रहता है, यानी लोकेटिंग ट्रांजेक्शन क्विकली उस पर आप पता लगा लेते हैं। एक्यूरेसी भी रहती है, यानी कि जो हमारे एरर्स होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। एरर एज अ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियरली मेंशन होता है, क्या चीज़ डेबिट हुई है और क्या क्रेडिट हुई है, डीआर और सीआर हम लिखते हैं। लीगल एविडेंस रहता है, यानी एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारे पास इसकी एक कॉपी होती है, खाता बुक होती है, जिसको हम खोल लेते हैं, और उसके बाद हमें प्रूफ मिल जाता है उस ट्रांजेक्शन का कि ये माल आया था या गया था या बिका था या पैसा डूब गया था, व्हाटएवर जो भी हुआ था वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था। प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन को पहचानना, मैंने जो अभी बताया कि उसका नेचर पहचानो, उसको एनालाइज करो कि वो किस टाइप की ट्रांजेक्शन है, उसका नेचर कैसा है। नाउ कम टू द सेकेंड प्रोसेस, जिसके अंदर अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसको डिटरमाइन करना, यानी पहचानना कि उससे आइडेंटिफाई विच अकाउंट आर इफेक्टेड, उससे कौन सा खाता इफेक्ट हो रहा है वो हमें देखना होता है, वो हमें डिटरमाइन करना होता है। देन अप्लाई करना होता है, रूल लगाना होता है डेबिट या क्रेडिट का। डिसाइड विच अमाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिट, कि किसको डेबिट करना है, डीआर करना है, किसको सीआर करना है। रिकॉर्ड द एंट्री, फिर हम जर्नल विद डेट, यानी कि हम उसकी एंट्री करते हैं, डेट डालते हैं, अकाउंट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, नरेशन उसकी मेंशन करते हैं।
फिर उसके बाद हम पोस्टिंग रेफरेंस यानी लीज स्पेस फॉर लेजर पोस्टिंग और उसके बाद जो है जगह छोड़ दी जाती है, लेजर पोस्टिंग में ये शिफ्ट हो जाता है। जर्नल एंट्री इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि मैं पहले भी एग्जाम्पल समझा सकती थी। जब मैं ना आपको ये डेफिनेशन करा रही थी ना, तो मेरे माइंड में फटाफट से जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल आ रहा था कि मान लो माल माल जो है वो 5,000 का बिक गया तो क्या जर्नल एंट्री होगी, बट मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले आपको मीनिंग समझाया जाए, कैसे कैसे स्टेप होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं, अब अच्छे से समझ आएगा। जैसे बैड डेट रिकवर, बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा डूब जाता है बिजनेस के अंदर, अगर वो रिकवर हो गया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। व्हेन प्रीवियसली राइट ऑफ बैड डेट्स आर रिकवर्ड, एंट्री होगी बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यून यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे पैसा रिकवर हो गया है तो डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। इसके अंदर 3 होते हैं, रियल होता है, पर्सनल होता है, नॉमिनल अकाउंट। कोई भी खाते से आप लगा के देख सकते हो, आपकी एंट्री बिल्कुल सही बैठती है। सो बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट हुआ, टू डेटर अकाउंट को हमने क्रेडिट करा। क्रेडिट कभी भी लिखते नहीं है, डेबिट को हमेशा लिखा जाता है। बिंग और नरेशन भी दी है कि बैड डेट यहाँ रिकवर हो गया, किससे, डेटर से रिकवर हो गए हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया फिक्स एसेट्स पे, क्योंकि फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन डेप लगता ही लगता है, क्योंकि हम अपने घर में कोई सामान इस्तेमाल करें उसमें लगे या ना लगे, लेकिन बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और उसके 2 मेथड्स होते हैं, आपको पता होगा, वन इज डब्ल्यूटीवी एंड सेकंड वन इज एसएलएम। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू फिक्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो फिक्स एसेट्स पे हो रहा है और डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट ही करना है, टू फिक्स अकाउंट जो है क्रेडिट करना है। सो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया फिक्स एसेट पे तो जर्नल एंट्री यही बनती है। बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, आप कोई भी वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। ये उनके लिए है जो शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन जो कि है एचआरए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चों ने इसके कॉन्सेप्ट को 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा और ये भी एक तरह की अकाउंटिंग है। इसका मतलब फीचर, सारी तरह की अकाउंटिंग हमें यहाँ पढ़नी है कि मैनेजर्स के लिए कौन कौन सी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। सो बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा टूल इस्तेमाल, डिसीजन टूल होता है, वो भी पढ़ना है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है। ह्यूमन जो इंसान है वो एक संसाधन है यानी रिसोर्स है, उसकी अकाउंटिंग करी जा रही है, यानी कि उसको उस ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिपोर्टिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यू है उसको पहचानो, उसको मेजर करो, उसको रिपोर्ट करो, वही एच आर है। इसमें क्या होता है, ट्रीट एम्प्लॉय एज अ वैल्यूएबल एसेट रेदर देन एक्सपेंसेस। यहाँ पर हमें एम्प्लॉय को जो है एक अच्छे ढंग से ट्रीट करना होता है, क्योंकि वो एक संसाधन है। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे, तो वो कोई हमें यहाँ बिजनेस ला के नहीं देगा। बिजनेस नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं, ग्रोथ नहीं तो ब्रांड इमेज नहीं। ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन रिसोर्स से ही बनती हैं। ट्रीट किया जाता है एम्प्लॉय को एक वैल्यूएबल एसेट की तरह, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक खर्चे की तरह उसको लेना चाहिए कि हम उसको सैलरी दे रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर 10,000 की सैलरी दे के भी वो आपको लाखों रुपए का बिजनेस दे रहा है, तो फिर सोचो ना कि कितने फ़ायदे की चीज़ है। इट हेल्प इन असेसिंग द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। फीचर्स की बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन कैसे होता है कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय मेज़र कर लो। जैसे मैंने अभी बेस्ट एग्जांपल जो दिया है, इससे बेहतरीन कोई एग्जांपल नहीं हो सकता कि 10,000 का सैलरी देके अगर आप उसे लाखों रुपए का बिज़नेस ले रहे हो, तो आप सोचो कि वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपकी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जो कम इन्वेस्टमेंट में आपको इतना प्रोडक्टिव चीज़ दे रही है। ह्यूमन के एसेट्स पे फोकस करना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय एज अ एसेट, नॉट जस्ट कॉस्ट। उसको कॉस्ट के तौर पे नहीं, एक एसेट की तरह कंसीडर करो तो जाके बात बनेगी। डिसीजन ओरिएंटेड है कि अगर आपने 10,000 की सैलरी भी दी है, तो इन फ्यूचर अगर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देते हो, तो भी वो खराब नहीं है, क्योंकि लाखों रुपए का बिज़नेस तो उसी से मिल रहा है। यूज़फुल डेटा प्रोवाइड फॉर मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन के लिए एक यूज़फुल डेटा है ये। सिस्टमैटिक अप्रोच है, इसमें मेथड एंड टेक्निक को इवैल्यूएट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का पता लगाने, क्योंकि इंसान एक ऐसा रिसोर्स है जो अपना दिमाग लगा रहा है, मेहनत कर रहा है
और बिज़नेस लेकर के आ रहा है। ये प्लानिंग में भी हमारी मदद करता है। और एचआरए जो होता है वो मैनेजमेंट डिसीजन टूल कैसे है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, आपने पढ़ा भी होगा। एचआरएम की किताब जिन बच्चों ने पढ़ी है वो तो मैं मान के चलती हूँ कि आपने पढ़ी होगी, क्योंकि अभी आप एमबीए में हो। बीबीए में ही आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है वो किताब, जिसके अंदर आपको एचआरए पढ़ाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज एचआरएम पढ़ाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, की कैसे इंसान जो एक रिसोर्स है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे एम्प्लॉयी को बुलावा दिया जाता है, फिर उसको बुलाया जाता है, यानी कि उसको पहले रिक्रूटमेंट होती है उसकी, यानी कि उसको एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से बुलाया जाता है कि आओ हमारी कंपनी में वैकेंसी है, आइए, आपका वेलकम है। सो रिक्रूटमेंट है। फिर बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उनमें से बेस्ट जो हमें सिलेक्ट करने होते हैं वो एक सिलेक्शन होता है, ठीक है? उसके बाद उसी एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट कराना उसकी, उसको नए-नए ट्रेनिंग के प्रोग्राम सिखाना, फिर टाइम टू टाइम उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना कि भाई वो कितना काम कर रहा है और किस तरह वो काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें। और फिर देन उसका प्रमोशन करना ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छा काम करे, या फिर ट्रांसफर डिसीजन हो। और कॉस्ट कंट्रोल होता है इसमें, मैन पावर प्लानिंग होती है, रिटेंशन डिसीजन होती है, बजटिंग डिसीजन होती है, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई है और ये बहुत ज़्यादा काम की है। तो आप समझ सकते हैं कि एचआरए जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा, अकाउंटिंग जो है वो हम क्यों कर रहे हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं? इससे बेटर डिसीज़न होती है, यानी एक्यूरेट डेटा निकल के आता है मैनेजमेंट का। प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है, पहले के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स अच्छा से काम करेगा, क्योंकि हम उसको एनालाइज़ कर रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, उसको भी मेहनत लगेगी। उसको भी लगेगा कि मेरा भी परफॉर्मेंस अप्राइज़ल हो रहा है, सो मुझे भी काम मेहनत से करना है, और अगर ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं आगे बढ़ूँगा और मेरी सैलरीज़ बढ़ेंगी, मेरा प्रमोशन होगा, तो उसके अंदर मोटिवेशन जागेगा और लंबे समय के लिए प्लानिंग रहेगी। साथ ही साथ एचआरए की यहाँ कुछ लिमिटेशन है, मेज़रमेंट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक्यूरेटली हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक इंसान है, ये कोई नंबर की टर्म में चीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड मेथड की कमी रहती है इसके अंदर, सब्जेक्टिविटी रहती है, यानी असम्पशन एंड एस्टीमेट कभी-कभी फेल भी हो जाते हैं। इस प्रकार से आप इसको बना के लिख सकते हैं, और ये उनके लिए है जो शॉर्ट में भी पढ़ेंगे, उनके लिए समरी टेबल मैंने दिया हुआ है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, ये कॉस्ट है। कॉस्ट भी आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग जिन्होंने पढ़ा है उस उनको ये पूरा ज्ञान होगा कि इसमें क्या आएगा। कॉस्ट का मतलब है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और रिसोर्स सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, कि एक पर्टिकुलर गुड्स बनाने में, सामान बनाने में, या उस संसाधन को तैयार करने में, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, और उसको कैसे-कैसे जो है हमें देखना है। सिर्फ़ जितने भी खर्चे हैं प्रोडक्शन में, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सारी कॉस्ट होती है, और ये मॉनेटरी टर्म में होती है, पैसों की टर्म में होती है। सो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करें तो जिन्होंने कॉस्ट शीट पढ़ी है उनको ये 3 चीज़ें आराम से पता होंगी। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स। मटेरियल कॉस्ट वो होती है जो कच्चा माल खरीदने के लिए कॉस्ट यूज़ होती है, वो भी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, क्योंकि खर्चा तो इसमें भी आता है। इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, ठीक है? लेबर की कॉस्ट आती है, मतलब दिहाड़ी सैलरी वर्कर को देनी पड़ती है, और तभी हमारा कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। एक्सपेंसेस ओवरहेड यानी कि रेंट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारी चीज़ों का खर्चा जो है वो ओवरहेड्स में आता है, यानी एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है? सो इस प्रकार से है। अ, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? इसमें आप फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह भी वहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल कॉस्ट का फ़ॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दो, तो टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक है? नाम से भी क्लियर है। सो टोटल कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड भी आ जाता है। प्राइम कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि जितनी भी चीज़ें आती हैं, डी आप इसको ऐसे याद रखते हो, एमएलई। एम मतलब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, सबके आगे डायरेक्ट लगा दो, ओवरहेड बन जाएगा, ठीक है? सो इस प्रकार से है जो कि हमें ज़रूरी होता है। शॉर्ट वर्जन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बजट क्या होता है, ठीक है? बजट का मतलब क्या है? सो बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है? फाइनेंशियल प्लान है जो प्रिपेयर किया जाता है इन एडवांस फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ये आपने सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजट चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, बजट क्या है? एक फाइनेंशियल प्लान है जो प्रिपेयर किया जाता है पहले ही एडवांस में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं कि इतना-इतना खर्चा साल में हमें करना है, इतनी इनकम आएगी, इतना खर्चा होगा, उसके हिसाब से हमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग करनी है। सेम जस्ट लाइक दैट कि बिज़नेस में भी ऐसा ही होता है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए हम बजट बना लेते हैं। बजटरी कंट्रोल क्या है? एक तरीके से बजट को कंट्रोल करना। पहले तो प्लानिंग बनाओ कि फ्यूचर में ये-ये खर्चे हैं और ये-ये गोल है। उसके हिसाब से ईच डिपार्टमेंट को बताया जाए, इंश्योर किया जाए कि भई कोऑर्डिनेशन करना है आपस में, बजट की फिगर ये है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऐसे होनी चाहिए, बजट फिगर इतनी है।
कि खर्चा जो है वो 10,000 हम मान के चल रहे हैं, लेट्स सपोज़, इतना तो बहुत छोटी-सी है लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो 10,000 का खर्चा होना चाहिए लेकिन हो 12,000 जाए, तो कैसे उसको कंट्रोल करना है एंड कैसे डिसीज़न लेना है एंड उस तरीके से जो है रिसोर्सेज़ सही तरीके से यूटिलाइज़ भी होने चाहिए, यही आपके स्टेप्स हैं। सो यहाँ पे इसके फॉर्मूले भी हैं, जैसे हमने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि एफिशिएंसी रेशियो निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट को डिवाइड देना है एक्चुअल आवर वर्क इनटू 100, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप फॉर्मूले में सिंपल पुट करोगे, निकल जाएगा, ठीक है? मैं मान के चलती हूँ आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी होगी, तो ये फॉर्मूले पुट करने आपको आते होंगे। और वैसे भी मैं यहाँ प्रैक्टिकल नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ रेशियो वाला चैप्टर। सो अगर आपने देखना है, समझने हैं इसके क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट उठा लेना या वन शॉट, उसमें आपको ये मिल जाएँगे, वहाँ मैंने सारे फॉर्मूले कराए हैं, एक-एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बहुत है। एक्टिविटी रेशियो में आता है मेजर लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव, यानी इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट की जितना भी एक्चुअल आउटपुट हुआ है उसके स्टैंडर्ड आवर कितने हैं और बजटेड आवर को डिवाइड दो इनटू 100 कर दो, ठीक है? कैपेसिटी रेशियो में आता है इंडिकेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आता है। उसके बाद आता है आप लोगों का जो आपकी कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर वर्क अपॉन बजटेड आवर इनटू 100 कर दो। एंड कैलेंडर रेशियो का फॉर्मूला है एक्चुअल वर्किंग डेज, कितने वर्कर ने कितने दिन जो है एक्चुअल वर्किंग डेज थे उसके, और बजटेड वर्किंग डेज कितने इनटू 100 कर दो, निकल जाएगा डेफिनेटली। तो इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपने 12वीं कक्षा में पढ़ी थी। ये भी मैं बताती जा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक चैप्टर था जिसके अंदर हमें ये बताया गया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कैश का आना और जाना और कैश के बराबर जो चीज़ें हैं वो पूरे साल की दर्शाता है, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। कि हाउ कैश इज़ जनरेटेड, कि कैसे पैसा आएगा और कहाँ-कहाँ पे यूज़ होगा वो पैसा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। सो इसके फीचर्स की बात करूँ तो ये कैश बेस्ड होता है, यानी कि इसके अंदर कैश की ट्रांज़ैक्शन आती है, नॉन कैश आइटम को इग्नोर करते हैं। टाइम भी स्पेसिफिक होता है, यानी प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये प्रिपेयर होता है। लिक्विडिटी पोजीशन भी इससे शो होती है, यानी कि इंडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द बिज़नेस, कि बिज़नेस में कितने कैश की अवेलेबिलिटी है, कितनी चाहिए, कितनी लगानी है, और ये बिल्कुल सिंपल और क्लियर होता है। इसके बेनिफिट्स हैं कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है क्योंकि हमें पहले से ही पता लग जाता है कि फ्यूचर में हमें कितने कैश की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को भी ये पूरा कर देता है, डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है और ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसका ना एक चार्ट है, अगर आप इसको भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं। अब इसके अंदर ना आता है कि 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, एक इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है? यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, वेट। हुँ। सो यहाँ पे कैश का इनफ्लो जो रहता है, वो रहता है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो सेल्स ऑफ फिक्स एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सेल कर दी, कोई इन्वेस्टमेंट, ये सब आता है। और कैश आउटफ्लो में क्या आता है, कोई भी फिक्स एसेट हमने खरीदी है तो पैसा गया। आपको बस इतना याद रखना है, आउटफ्लो मतलब पैसा गया, इन मतलब पैसा, इनफ्लो मतलब पैसा आया। इतनी बात समझ आ गई तो मतलब सब समझ में आ चुका है आप लोगों को। ठीक है, मीनिंग बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए, फीचर्स आप लोगों को करा दिए। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जो है वीडियो फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये भी हमने वैसे तो ऑलरेडी पढ़े हैं, लेकिन फिर हम दोबारा से समझते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक तरीके के बेसिक रूल्स होते हैं और गाइडलाइंस होती हैं जो कि फॉलो की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उनका रिकॉर्ड करने के लिए और उनको बनाने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती है। जैसे हमें स्कूल जाते वक़्त हमें ध्यान रखना होता है कि स्कूल का टाइम यही है, तो ऐसे ही अकाउंटिंग करते दफ़ा हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। उसको उसके दायरे में रह के हमें अकाउंटिंग जो है करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो सबसे पहला आता है वो आता है बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि बिज़नेस और ओनर जो है वो दोनों अलग-अलग हैं, मालिक और बिज़नेस दोनों अलग हैं, दोनों सेम नहीं हैं। सेकंड होता है मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या होता है, वो सारी ट्रांज़ैक्शन को मेज़र किया जाता है जो कि मनी के टर्म्स में है, जो मनी के टर्म्स में नहीं है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिज़नेस जो है चलता रहेगा, लंबे समय तक बंद नहीं होगा। अगर हम यही मान के चलेंगे तो कभी भी हमें
लॉस नहीं होगा और बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी एसेट जो है वो रिकॉर्ड करी जाती है एट द ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही इसको जो है रिकॉर्ड करना है जितने में वो हमने खरीदी थी, और उसका ओरिजिनल प्राइस जो है। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट होते हैं, डीआर एंड सीआर, यानी डेबिट और क्रेडिट, एक नहीं हो सकता। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट्स अर्न, यानी रेवेन्यू तभी जनरेट हो जाती है जैसे ही हमने उसको अर्न कर लिया है, उसी टाइम ही रिकॉग्नाइज हो जाती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इस साल के खर्चे आप ले रहे हो तो इसी साल के रेवेन्यू को मैच करो, ना कि आपने इस साल के खर्चे को पिछले साल के रेवेन्यू से जो है जोड़ा है, वो आपको नहीं करना। एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, वो बोलते हैं कि जब खर्चा और इनकम जनरेट हुए हैं तभी रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसा आए या नहीं, पे किया है चाहे मिला है, चाहे पे किया, तब नहीं रिकॉर्ड करना। जैसे ही इनकम एंड एक्सपेंसेस अकर हो जाता है तुरंत ही रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। सो इस प्रकार से हैं, आप इसको लिख सकते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस ही यही है कि ये हमारे को एक तरीके से सेम रूल सिखाता है, बिजनेस के लिए सबके लिए बराबर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, उसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, कंपैरिजन हम डिफरेंट पीरियड का कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग में भी हमें मदद मिलती है। सो शॉर्ट आप लिख सकते हैं जिन्हें भी पढ़ना है, ठीक है। अकाउंटिंग तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है वैसे तो, जैसे इसके अंदर यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, कि भाई मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो सबसे पहले टाइप भी आ जाते हैं कई बार। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हो यहाँ पे जो दी गई है। टाइप में आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मैंने अभी पढ़ाया, कॉस्ट पढ़ा दिया, मैनेजमेंट भी पढ़ा दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम डिसीजन मेक करते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल पे फोकस करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसको कैसे कम करना है और कैसे कंट्रोल करना है वो कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मैंने पढ़ाया ही आपको, कि जिसमें क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है। टैक्स अकाउंटिंग जो होती है वो एक तरीके से टैक्स रिलेटेड मैटर में डील करती है, जैसे कि प्रॉपर कैलकुलेशन सिखाती है टैक्सेस की। ऑडिटिंग में क्या होता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी, ऑडिटिंग इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल खाते बने हैं उसको एग्जामिनेशन करने के लिए और एक्यूरेसी पता लगाने के लिए, और ये इंटरनल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हम्म सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हम लोगों का, हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है। सो इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बेसिकली यहाँ पर जो होता है जो फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन होती है, और इसमें से हम जो क्या करते हैं फ्रॉड को पकड़ते हैं, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो गई हैं, कोई दिक्कत हो गई है, वो सबको पकड़ने का काम जो होता है वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में होता है। एक तरीके से ये एविडेंस होता है, ये एविडेंस प्रोवाइड करता है सुटेबल फॉर यूज इन लीगल प्रोसीडिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे फ्रॉड को पकड़ना, प्रिवेंशन, फाइनेंशियल क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन होता है, लिटिगेशन सपोर्ट है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो सब आता है इसके अंदर। सो फ्रॉड ट्रायंगल क्या होता है, फ्रॉड ट्रायंगल जो है वो 3 मेन फैक्टर पे काम करता है दैट लीड्स टू फ्रॉड, जैसे कि प्रेशर, अपॉर्च्युनिटी एंड रैशनलाइजेशन। सो प्रेशर में क्या होता है फाइनेंशियल और पर्सनल स्ट्रेस दैट मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू कमिट फ्रॉड, यानी कि जैसे पैसा डूबना, लाइफस्टाइल की डिमांड, जॉब का प्रेशर, ये सब आती है इसके अंदर। अपॉर्च्युनिटी की बात करूँ तो सिचुएशन दैट अलाउ फ्रॉड टू अकर ड्यू टू वीक इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि सुपरविजन की कमी होना, ऑडिट सिस्टम अच्छा ना होना, वो सब आते हैं इसके अंदर। रैशनलाइजेशन में आते हैं जस्टिफिकेशन बाय द पर्सन कमिटिंग फ्रॉड, जैसे आई विल रीपे लेटर, कि मैं बाद में दे दूंगा या फिर ऐसा कर दूंगा, ये सारी चीजें रैशनलाइजेशन में आती हैं जो कि होती नहीं है। सो इस प्रकार से है, इसका समरी टेबल भी आपको दिया हुआ है, शॉर्ट वर्जन में भी यहाँ पे दिया हुआ है। और रोल ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो मेक फ्रॉड पॉसिबल, इसमें फ्रॉड भी हो जाते हैं इसलिए इसको पकड़ा जाता है। इंटरनल कंट्रोल वीक रहता है, मॉनिटरिंग क्रिएट चांसेस फॉर फ्रॉड, कमी जब होती है, ढंग से जो है चेकिंग नहीं होती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो इसके अंदर हमें सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो एबीसी एनालिसिस पे है और रेशियो एनालाइज पे है। ये आपने जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर में पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला है, एबीसी कॉस्टिंग मेथड होता है जो कि हमारी कॉस्ट टू प्रोडक्ट की जो कॉस्ट को असाइन करने के लिए ये होता है। प्रोडक्शन में कितनी कितनी कॉस्ट जो है वो लगेगी, वो एबीसी एनालिसिस यानी सॉरी एबीसी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, जो कि हमें बताता है इसमें। सो ये आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटी एज कॉस्ट ड्राइवर्स एंड एलोकेट ओवरहेड अकॉर्डिंगली। ये एक तरीके से ऐसी एक्टिविटी को पहचानता है जिसमें खर्चे कितने कितने एलोकेट होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं। इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती थी उससे बेहतर है ये, और हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगता है इससे। एबीसी के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला आता है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होता है, यानी कॉस्ट लिंक होती है एक्टिविटी के साथ, किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं होती है। एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन किया जाता है एंड कॉस्ट ड्राइवर पे फोकस किया जाता है। पहचाना जाता है कि उस कॉस्ट के कौन-कौन से कॉज़ हैं, उसके फैक्टर कौन से हैं, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं एंड बेटर डिसीजन सपोर्ट क्या हो सकता है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि पर्टिकुलर जो हमारी कॉस्ट होती है, वो एक तरीके से हमारे को कम करनी होती है। जैसे चॉकलेट का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो कि पहले जो है ₹20 वाली चॉकलेट में 2 तरह की पैकिंग आती थी, लेकिन अभी सिर्फ़ सिंगल पैकिंग आती है, यानी कि उन्होंने अपनी कॉस्ट को कम कर दिया, प्रॉफ़िट बढ़ गया उससे। तो इस प्रकार से है। बाकी एबीसी का फ़ॉर्मूला अच्छे से समझना चाहते हो या क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप जो है आराम से क्वेश्चन देख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग का वहाँ मैंने कराया है, ठीक है? सो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन एबीसी की बात करूँ तो सबसे पहला आता है यूनिट लेवल एक्टिविटी। जैसे परफ़ॉर्म ईच यूनिट, हर एक यूनिट परफ़ॉर्म होती है, जैसे मशीन ऑपरेशन है, ठीक है? बैच लेवल होता है कि बैच ऑफ प्रोडक्ट, एक बैच में इतने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी में डिज़ाइन, टेस्टिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एंड फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी में क्या होता है, इसमें आता है फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी, जैसे जर्नल एक्टिविटी, रेंट है, सिक्योरिटीज़ है, ये सब आता है, ठीक है? रेशो मैंने आपको अभी समझा ही दिया। रेशो का क्वेश्चन मैंने शायद ऊपर कराया था आपको अभी, आई थिंक। हाँ, करा दिया। ठीक है, तो वो सिमिलर है, वो छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है? रेशो मैंने आपको समझा दिया कितने टाइप की होती है, और इसके क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सीवीपी क्या होता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो है वो एनालिसिस जो है, एक रिलेशनशिप होता है कॉस्ट सेल वॉल्यूम प्रॉफिट के बीच में, रिलेशनशिप बताता है, और ये हेल्प करता है हमें कि कॉस्ट में कितना चेंज जो है वो होना चाहिए और प्रॉफिट को हम कैसे, सेल्स अफेक्ट प्रॉफिट, और ये हमारी प्रॉफिट को भी इफेक्ट करता है, सेल्स और कॉस्ट दोनों। अगर हम इस पे काम करेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रॉफिट के ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स एक्सेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेल वॉल्यूम यानी यूनिट्स में, और वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस को। ये जो लाइन स्टार्ट होती है फ्रॉम द लॉस यानी फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होती हुई मूव अपवर्ड को जाती हुई सेल इंक्रीज हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। और द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस है, और जहाँ से ये लाइन क्रॉस होती है, 0 पॉइंट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इसे हम कहते हैं। यानी कि द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस जीरो प्रॉफिट इज द ब्रेक इवन पॉइंट आफ्टर बीईपी द फर्म अर्न प्रॉफिट, और बीईपी के बाद का जो लेवल होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर ना इसके कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि लीनियर कॉस्ट रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट सेलिंग प्राइस मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन द सेम। कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट चेंज, यानी कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट वो चेंज नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट नाम से क्लियर है, ये जो होती है वो स्टे द सेम विद इन द रिलेवेंट रेंज में ये स्टेट चलती है, ठीक है? इस प्रकार से है, बाकी आप इसका शॉर्ट पढ़ सकते हो जिनको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना। रेशो वाला फिर से क्वेश्चन आ चुका है जो मैं ऊपर करा चुकी हूँ, ये आपको छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है मतलब ऊपर करा दिया था मैंने, ठीक है? इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये सब है। सो मैंने आपको सारा का सारा करवा दिया है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है मैंने, इससे शॉर्ट नोट आया जैसा भी आए सो आप कर पाएंगे, ठीक है? सो अगर आप इसको और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि और ज़्यादा गहराई में पढ़ना है मुझे, सो आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो वन शॉट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों की वन शॉट भी देख सकते हो। और ज़्यादा गहराई में पढ़ना चाहते हो, टाइम है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।